गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोग पढ़े थे, प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। अब धीरे धीरे उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में क्या था? बहुत सारा काल थे जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं। अब जो जहाँ तक पढ़े थे कल उसका ओवरव्यू तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग बहुत अच्छे से किए होइएगा। बाटर सिस्टम था, एग्रीकल्चर था, लोग का आभूषण, समाज में कैसे कैसे चेंजिंग हुआ, सोसाइटी कैसे कैसे बदला, हर एक चीज़ को पढ़े हैं। अब क्या है कि अब आगे क्या पढ़ेंगे? सोसाइटी के बारे में पढ़ लिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में लोग कैसे थे, समाज मातृसत्तात्मक था। और क्या था? महिलाएं आभूषण पहनना चाहती थी। आज की महिलाएं भी आभूषण पहनना पसंद करती है कि नहीं करती है? इसी तरह से उस जमाने में भी महिलाएं क्या पहनना पसंद करती थी? आभूषण पहनना पसंद करती थी। तो समाज पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्थव्यवस्था। काफी अच्छे से डिटेल्स में समझने का कोशिश करते हैं क्या? चलिए। अब ये मार्कर किधर गया? मिल गया। चलिए, अब देखिए, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए इसको एक बार आप लोग देखिए इसको। एक बार देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्थव्यवस्था। एक बार 1 मिनट के लिए आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको सारे डिटेल्स को अच्छे से समझाएंगे। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। देख लीजिए, पहला क्या है कि इस एग्रीकल्चर जो था क्या था? प्रमुख व्यवसाय था कि नहीं था? उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री भी था, पशुपालन, समझ रहे हैं ना? पशुपालन। और ये बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय, मतलब एक क्या करते थे कि ये वस्तु का आदान प्रदान करते थे। कल तो बताए ही थे इसके बारे में। और क्या था इसमें? देखिए, पहला क्या था कि प्रमुख व्यवसाय में क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस किस चीज का उत्पादन होता था? तो गेहूं, जौ, समझ रहे हैं ना? गेहूं, जौ, चावल का। और प्रमुख पशुपालन में प्रमुख क्या थे? तो गाय, बैल, बकरी, मतलब गाय, बैल, बकरी के बारे में ये लोग अब जानना स्टार्ट कर दिए। गाय, बैल, बकरी का ये करने लगे, के बारे में जानने लगे कि ये भी गाय, बैल, बकरी भी ये होता है। अब आगे क्या किए थे ये लोग? तीसरा क्या था कि सबसे पहले कपास की खेती का ज्ञान किसको हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। समझ रहे हैं ना? अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? इस एकदम हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलना है। किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सर प्रॉब्लम हुआ है। अब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का क्या है? एक बहुत बड़ी चीज कि यहाँ के लोग जो थे किस चीज के बारे में अवेयर नहीं थे? घोड़ा से बिल्कुल परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा से एकदम परिचित नहीं थे। और बाटर सिस्टम, मतलब समझ रहे हैं ना? वस्तु का विनिमय, वस्तु का आदान प्रदान, एक दूसरे से सामान को लेना और देना। और दूसरा क्या था? मुद्रा व्यवस्था, करेंसी सिस्टम भी आ गया था इस काल में। इस काल में क्या आ गया था? करेंसी सिस्टम, वही बताया गया है। और ट्रेड जो होता था ना, व्यापार जिसको कहते हैं ट्रेड, क्या करते थे ये लोग? ट्रेड को क्या करते थे? इंटरनल भी करते थे और एक्सटर्नल भी करते थे। बाहर से भी ट्रेड होता था और आंतरिक रूप से भी ट्रेड होता था। एक जगह से दूसरे जगह जाता था और बाहर क्या, एक देश से दूसरे देश जाता था। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, बाहरी व्यापार जो बाहर के देशों से होता है। और इंटरनल ट्रेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह, अपने सीमा के अंदर का भी इलाका जो है उसी में होगा, उसी को क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। इसी के बारे में बताया हुआ है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल दोनों में ट्रेड होते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ट्रेड होते थे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक रूप से समझ रहे हैं ना कि आंतरिक रूप से व्यापार किससे होता था? रोड से, अभी भी हो रहा है, सड़क से अभी भी हो रहा है, उसी को ना रोड बोलते हैं। और रिवर मतलब क्या? रोड एंड रिवर। आंतरिक व्यापार जो होता है किससे होता है? रोड और रिवर, नदी के से और सड़क से होता है। समझ गए? अर्थव्यवस्था में क्या था कि सबसे पहले क्या था इसमें कि लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, दूसरा पशुपालन करते थे, और तीसरा क्या करते थे? आप समझ रहे हैं ना? हॉर्स से परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। बाटर सिस्टम था, आदान प्रदान करते थे सामान का। और हड़प्पा के लोग जो थे इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आंतरिक व्यापार में क्या करते थे, किस किस चीज़ का उपयोग करते थे, उस सड़क और किसका, पानी का, यानी रिवर का, नदी का। अगला देखते हैं क्या है, आगे देखिए, आगे क्या है कि एक्सटर्नल ट्रेड, समझिए दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड करते थे ना ये लोग, ओशियन के द्वारा, समुद्र के द्वारा, समझ रहे हैं ना, समुद्र से भी व्यापार होता था उस जमाने में। अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट। इंटरनल ट्रेड होता था रोड से और रिवर से, और एक्सटर्नल ट्रेड किससे होता था, ओशियन से, मतलब समुद्र से। आंतरिक व्यापार जो होता था वो क्या होता था, सड़क से होता था और नदी से होता था, लेकिन बाहरी व्यापार समुद्र के द्वारा होता था। यही चीज क्लियर किया हुआ है यहाँ पर। देखिए एक्सटर्नल ट्रेड जो है किसके साथ होता था, तो ओशियन के द्वारा होता था। और एक्सटर्न प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, तो सुक्टा गंदोर आज के वर्तमान में कहाँ है पता है आपको, अफगानिस्तान में। और एक है गुजरात में लोथल। इन बाहरी व्यापार का प्रमुख बंदरगाह जो थे ये थे, सुक्ता गंदोर अफगानिस्तान में, और लोथल कहाँ है अभी वर्तमान में, गुजरात में। क्लियर हो गया। और क्या है, चान्हुद्रो जो था, चान्हुद्रो इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है, जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। चान्हुद्रो को क्या बोलते हैं, आर्थिक राजधानी। जैसे वर्तमान में भारत की आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है, मुंबई को। उसी तरह से उस जमाने में जो आर्थिक राजधानी था वो कहाँ था, बताइए आप लोग, समझिए कहिएगा, चान्हुद्रो, जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं कि यही बताया हुआ है, इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, चान्हुद्रो। अब देखिए व्यापार किस किस चीज का, एक्सपोर्ट किसका करते थे और इंपोर्ट किसका किसका करते थे, तो समझ रहे हैं ना, व्यापार अगर करेंगे तो किस किस चीज का करेंगे, कॉटन और ग्रेन का, मतलब यहाँ तो अनाज उत्पादन होता था और कॉटन कपास से निकलता था। और इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपोर्ट किसका होता था, एक्सपोर्ट होता था किसका किसका, कॉटन और ग्रेन का, समझ रहे हैं ना, कपड़ा, सूती का जो कपड़ा बनता है उसका, और किसका, अनाज का एक्सपोर्ट होता था। और इंपोर्ट किसका होता होता, सोना चांदी सिल्वर टीन, इसी सब का ना होगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से यहाँ नहीं पाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इंपोर्ट किस किस चीज़ का होता था, तो देख लीजिए, इंपोर्ट होता था गोल्ड का, जो कि कर्नाटक में से आता था, कॉपर का जो खैत्री राजस्थान से आता है, सिल्वर और टीन ये अफगानिस्तान से आता है। समझ गए, इंपोर्ट किस किस चीज़ का होता है, गोल्ड का जो कहाँ से, राजस्थान से। और किसका, इसका वो क्या बोलते हैं, कॉपर का, कॉपर का कहाँ से करते थे, तो राजस्थान से। अब दूसरा क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि सिल्वर और टीन जो करते थे वो अफगानिस्तान से करते थे, अफगानिस्तान के वैसे जगह जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर थे। अब तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था क्लियर हो गया होगा ना। अच्छा है, चलिए खुशी हुआ कि आप लोग को क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए ये तो समझ ही रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम, सिंधु घाटी सभ्यता का पॉलिटिकल सिस्टम एक बार आप लोग देख लीजिए। पहले देख रहे हैं, पहला क्या है, रिपब्लिक गणराज्य है, रिपब्लिक सिस्टम है, गणराज्य व्यवस्था, राजा का कोई प्रमाण नहीं है, पूरी व्यवस्था पर ट्रेडर्स का वर्चस्व है। और दूसरा क्या है, बेहतर प्रशासन है, पहले के जमाने से प्रशासन क्या है, बेहतर है। और क्या है, बेहतर कानून है। और ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का दो राजधानी था, हड़प्पा और दूसरा कौन था, मोहनजोदड़ो। मतलब समझ गए, क्या था, रिपब्लिक मतलब गणतंत्रात्मक था, क्या था। और राजा राजा जो थे, राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसमें राजा होते थे या नहीं होते थे। बाकी क्या था, सारा व्यवस्था बहुत अच्छा था। क्या क्या अच्छा था, तो बेहतर प्रशासन था और बेहतर कानून, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। और प्रशासन का काम भी बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन अपने काम को निभा रहे थे। अब अगला क्या था इसमें, अब समझिए कि पहले गणतंत्रात्मक था, प्रशासन अच्छा था, कानून अच्छा था, दो राजधानी था, जिसमें एक हड़प्पा था, दूसरा कौन था, मोहनजोदड़ो था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार फिर से देख लीजिए क्या दिक्कत है इसमें, क्या है, हाँ एक चीज और है इसमें, सारे व्यवस्था पर, पूरा सिस्टम पर किसका वर्चस्व था, व्यापारी का, क्योंकि उस जमाने में व्यापार भी होता था, तो व्यापारी जो बोलते थे वही होता था। क्लियर हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड में समझ गए पूरा इसका ये। और दूसरा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम भी आप समझ गए, इकोनॉमी भी जस्ट पहले समझे हैं,
पॉलिटिकल सिस्टम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, राजा का के बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई जानकारी नहीं मिलता है। और इस पर क्या था, पूरा वर्चस्व पूरे सिस्टम पर किसका वर्चस्व था, व्यापारी वर्ग का। बेहतर प्रशासन था, कोई दिक्कत नहीं था, सब लोग आराम से रहते थे। और क्या था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो राजधानी था, दो राजधानी था। थोड़ा पानी पीने का कोशिश करते हैं, थोड़ा पानी दीजिएगा रवि जी। रवि जी, अब आगे क्या है, आगे भी देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक व्यवस्था, समझ रहे हैं ना, धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था, अब क्या है मंदिर पढ़ लीजिए एक बार, आप लोग देख लीजिएगा ना, फिर डिस्कस कर देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप लोग देखिए एक बार क्या क्या है, आप लोग देखिए अच्छे से। अब देखिए इसमें क्या है कि मंदिर और पुजारी किसी का प्रमाण नहीं है। मतलब क्या, मंदिर और पुजारी कोई थे या नहीं थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब दूसरा क्या है, ये देखिए, स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था कब, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था, तो स्वास्तिक का। क्लियर है, प्रकृति का पूजा होता था। प्रकृति में किसका पूजा होता था, तो पीपल का। और जानवरों का भी पूजा होता था, तो कुबर वाला सांड का नाम सुने हैं ना, कुबर वाला बैल, उसका भी पूजा होता था। क्लियर हो गया, मंदिर का कोई, मंदिर और पुजारी के बारे में कोई जानकारी नहीं था। और क्या था कि प्रकृति का पूजा होता था। प्रकृति में किसका, तो पीपल के पेड़ का पूजा होता था। और जानवरों का भी पूजा होता था, उसमें क्या था, कुबर वाले बैल। समझ रहे हैं ना, कुबर, इसको क्या बोलते हैं, हम्प्ड बुल। कुबर वाले बैल को क्या बोलते हैं, हम्प्ड बुल। व्यक्ति भगवान की पूजा, मतलब क्या, व्यक्ति और भगवान दोनों की पूजा होता था। मेल गॉड शिव, मेल जो गॉड थे, मतलब क्या, समझ रहे हैं ना, मेल गॉड समझ रहे हैं, पुरुष भगवान जो थे क्या थे, शिव। और फीमेल गॉड योनि की पूजा होती थी। समझ रहे हैं ना, ये मेल गॉड थे मेडिटेशन के लिए। और क्या था, फीमेल गॉड जो था वो किसके, मातृ देवी की भी पूजा होती थी। मेल गॉड में ये लिंग का पूजा होता, फीमेल गॉड में लिंग का पूजा होता था। और मेल गॉड में शिव की पूजा होती थी। वो किसके लिए थे, उसमें योगी के रूप में मूर्ति का दिखाया गया है। समझ रहे हैं ना, शिव जी का मूर्ति एक योगी के रूप में दिखाया गया है। और फीमेल गॉड में क्या है कि लिंग पूजा होता था, आइलम वर्शिप होता था, इसमें मातृ देवी का पूजा होता था। ये तो समझ गए ना। अब एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, फिर समझ में आएगा। एक बार अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और पीपीटी में आपको अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा हुआ भी है, जिससे कि बहुत अच्छे से आप समझ भी सकते हैं। अगर दिक्कत होगा एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, बढ़ा के देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्पत्ति हुआ था, उसके उत्पत्ति के बारे में कौन लोग क्या बोले। समझ रहे हैं ना, अगर किसी सभ्यता का जब उत्पत्ति हुआ तो उसके बारे में कौन कौन आदमी था, कौन कौन सभ्यता के लोग थे जो क्या क्या बोले, उसी के बारे में अब समझना है। क्लियर है। अब देखिए इसी को एक बार देख लीजिए आप लोग। हम चाहते हैं कि आप लोग पहले एक बार देख लीजिए, लिखना भी चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। इसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, जो विदेशी द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था, आर्य लोग क्या बोले थे, द्रविड़ के द्वारा क्या बोला गया था, और स्थानीय लोग क्या बोले थे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ था। क्लियर है। अब ये चीज देखिए, ये जो लिखा, ये जो बाउंड्री दिया हुआ है ना, कर्क रेखा से ऊपर, समझ है ना, 23.5 डिग्री से ऊपर आर्यंस लोग रहते थे, इसी को बोलते हैं ये। और नीचे जो रहते थे उसी को द्रविड़ बोलते हैं। ये भारतीय मूल के मूल निवासी थे। आर्य जो थे एशियाई माइनर से आए थे,
वो भारतीय मूल के नहीं थे, लेकिन द्रविड़ लोग जो थे, वो जो नीचे में कर्क रेखा से जो नीचे का भाग है उस जगह, उन जगहों पर रहते थे, वो भारत के मूल निवासी थे, उसी को द्रविडियन बोला जाता है। क्लियर? तो अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि विदेशी द्वारा क्या बोला गया था, आर्य के द्वारा क्या बोला गया, द्रविड़ के द्वारा क्या बोला गया, स्थानीय लोगों के द्वारा क्या बोला गया। हर लोग अपने अपने बारे में क्या क्या बताए, अपने अपना अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसको जानेंगे। आगे देखते हैं क्या है। अब देख लीजिए विदेशी लोग क्या बोले। एक विदेशी लोग में क्या थे, ये सिद्धांत व्हीलर और चाइल्ड दिया था। ये सिद्धांत क्या दिए थे, व्हीलर और चाइल्ड। और ये क्या बोले थे, बताइए, समझिए कि इस सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने बसाया था, यही क्लियर है, दिया हुआ है। इनका मानना था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के लोगों ने की है। हम बताए थे ना, व्हीलर और चाइल्ड का क्या मानना था कि इस सभ्यता का जो उत्पत्ति है, हड़प्पा का जो उत्पत्ति है, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा किया गया। इसके पीछे लॉजिक इन्होंने क्या दिया कि मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है, क्या है, मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है हड़प्पा के सभ्यता से पहले का सभ्यता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि शायद मेसोपोटामिया के लोगों ने ही बनाया होगा हड़प्पा सभ्यता को, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये सही होगा। लॉजिक क्या था, मेसोपोटामिया हड़प्पा से पुरानी सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है, पुरानी थी। दोनों अर्बन सभ्यता थी, दोनों सभ्यता जो थी क्या थी, अर्बन मतलब शहरी। मेसोपोटामिया का भी सभ्यता शहरी, और किसका, बताइए, हड़प्पा का भी सभ्यता शहरी था। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो दोनों शहरी हो तो एक सभ्यता वाले दूसरी सभ्यता को बनाए हों, बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता है, पर संभव नहीं है। अब उसमें क्या है, इसके ये नहीं होगा, इसके बारे में जो प्रमाण मिला है, क्या मिला है कि मेसोपोटामिया के लोग घोड़ा से परिचित थे। मेसोपोटामिया के लोग जो थे किसी से परिचित थे, तो घोड़ा से। लेकिन हड़प्पा के लोग को घोड़ा के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो पहला पॉइंट हो गया कि घोड़ा के कारण नहीं ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता को बसाया था। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहर मिला था, लेकिन हड़प्पा का जो मोहर था कौन सा था, बताइए, आयताकार, समझ रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर शेप का था। और ये किसका क्या था, सिलेंड्रिकल था, बेलनाकार, समझ रहे हैं ना, बेलन के आकार का था मोहर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो था वो कौन सा था, आयताकार, रेक्टेंगुलर था। अब आगे क्या है इसमें देखते हैं कि आर्य के द्वारा क्या कहा गया समझ रहे हैं ना, वैदिक लोग, आर्य मतलब श्रेष्ठ, वो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे, उन्होंने क्या बोला इसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में, तो वो देखते हैं। ये कौन दिए थे, एल.एस. सहाय और रामचंद्रन। इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो है उसका जो उत्पत्ति हुआ किसके द्वारा हुआ, बताइए, आर्यन के द्वारा हुआ। लेकिन ये भी वैलिड नहीं हो सकता है, जरूरी थोड़े है कि आर्य लोग ही हड़प्पा सब, आर्य तो हड़प्पा के बाद आए थे ना, आए थे कि नहीं आए थे। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है कि सप्त सिंधु में आर्य लोग रहते थे, उसी जगह पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई। मतलब क्या, ये जो रामचंद्रन जी हैं, इन्होंने क्या कहा, इनकी टीम ने क्या कहा कि सब सप्त सिंधु रीजन में रहते थे कौन से लोग, बताइए, सप्त सिंधु रीजन में आर्य लोग रहते थे, वहीं पर हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया, उदय हुआ। इनका ये अपना तर्क ये रखे। अब क्या है, अब बताइए, वैलिड तो नहीं है, क्या है, आर्य जो थे रूरल सिविलाइजेशन में थे और हड़प्पा क्या था, अर्बन था। कहने का मतलब क्या हुआ, ये ग्रामीण सभ्यता के लोग थे, आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता के थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, शहरी सभ्यता था। तो बिल्कुल वैलिड नहीं हुआ। विदेशी का भी कट गया, अब किसका कट गया, आर्य का भी मानना, आर्य के बारे में जो मत दिया था लोगों ने वो भी क्लियर खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं आगे के लोगों ने क्या क्या बताया है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, पीपीटी वगैरह तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है ना वही टेलीग्राम नंबर भी है। आप लोग कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम में जुड़ जाएं, जिससे क्या होगा कि आप लोग को पीपीटी वगैरह मिलते रहेगा, जिससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है, अब देखिए द्रविड़ के द्वारा उत्पत्ति।
राखाल दास बनर्जी एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। उनका क्या मानना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो उत्पत्ति है द्रविड़ के द्वारा किया गया है। और क्यों क्यों किया गया था? क्योंकि ये वहाँ के मूल निवासी थे। समझ रहे हैं ना? इनका कहना हुआ कि ये जो मूल निवासी थे, इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया, हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज किया। समझ रहे हैं ना? इसको कोई दिक्कत नहीं है? आवाज तो क्लियर जा रही है ना अब आप लोग को? आप लोग का प्रॉब्लम कंप्लेन था कि आवाज साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, हम उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? अब आगे क्या कहता है? ये इनका लॉजिक क्या था कि द्रविड़ के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी थे। लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रविड़ का जो सभ्यता था रूरल था। मतलब क्या? द्रविड़ जिस इलाके में रहते थे वो ग्रामीण इलाका था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता तो समझ रहे हैं ना, नगरीय सभ्यता थी। तो बिल्कुल इसको क्या कर दिया गया? मान्य अमान्य कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। अब देखिए आगे क्या है। आगे क्या है एक बार आप लोग पढ़िए, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये पढ़िए आप लोग। इसको जो दिया था ना स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत, रोमिला थापर और अमलानंद घोष। इनका कहना था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो उत्पत्ति हुआ था यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। समझ रहे हैं ना? रोमिला थापर और अमलानंद घोष, इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ या उसको जो बसाया गया था वो किसके द्वारा बसाया गया था? यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। समझ रहे हैं ना? ये पॉइंट लिखा हुआ है आपको, देख लीजिए। अब अगला क्या है? क्योंकि जिस रीजन में अफगानिस्तान पाकिस्तान में हड़प्पा सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुआ वहां पहले रूरल एग्जिस्ट में था, मतलब ग्रामीण था। लेकिन क्या था? समय के साथ, मतलब टाइम के साथ ये सिविलाइजेशन अनवर्ड में अर्बन में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या? ये जो इनका कहना हुआ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी देख रहे हैं वो क्या था? इससे पहले ये यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता था। ये ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे स्ट्रगल करके किस में कन्वर्ट हो गया? तो बताइए। अर्बन में। ग्रामीण किस में बदल गया? शहरी में। ये सबसे ज्यादा मान्य है। समझ रहे हैं ना? ये वैलिड है, इसी का मान्य है। और बाकी सबको क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। समझ रहे हैं ना? तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में स्थानीय लोग के द्वारा जो किया गया था वही सबसे ज्यादा वैलिड है। और इसके बारे में अमलानंद घोष और क्या बोले, कौन बोली थी? रोमिला थापर। बहुत अच्छे हिस्टोरियन है वो भी। आप मेडाइवल हिस्ट्री उन्हीं का पढ़ते होइएगा। अब देखिए, कोई, आप समझ रहे हैं ना? क्रिकेट का बॉल है, यदि इसको नीचे मारिएगा तो फिर वो ऊपर उठेगा, फिर उसको तो गिरना ही है ना। तो किसी भी सभ्यता का जब उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है ना। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करने के लिए, मतलब क्या, उसके पतन के बारे में जानने के लिए। तो पतन के बारे में भी बहुत सारे लोग अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अब देखते हैं एक एक करके कि किन लोगों ने क्या कहा, किस कारण से पतन हुआ, वो देखने का कोशिश करते हैं। अब देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए। जॉन मार्शल क्या बोले थे? फ्लड के द्वारा, मतलब कि बाढ़ के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल बाढ़ के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ था। अगला क्या है? डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष, उन्होंने क्या बोला? नदी के सूख जाने से, मतलब रिवर के सूख जाने से। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। अगला कौन बोले थे? एम एस वत्स। नदी, इनका कहना था कि नदी जब अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया ना तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। समझ रहे हैं ना? कौन कौन? जॉन मार्शल, डीपी अग्रवाल और वत्स, एम एस वत्स ने जो जो बोला वो भी तो आप देख रहे हैं। एक ने क्या बोला? फ्लड के कारण। दूसरा क्या है? नदी के सूखने के कारण। तीसरा क्या है? रिवर अपने मार्ग में जो परिवर्तन कर ली, इसी के कारण हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे क्या है? राव एंड साहनी, इन ये क्या बोले? अर्थक्वेक, मतलब क्या, भूकंप के कारण हुआ था हड़प्पा सभ्यता का पतन। ये भी नहीं था, ये भी गलत बात है। समझ रहे हैं ना? अब आगे क्या है?
कैनेडी नामक एक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने क्या बोला मलेरिया के द्वारा। कैनेडी का क्या मत था, इस सभ्यता का जो पतन हुआ वो मलेरिया के कारण पतन हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मलेरिया के कारण पतन हो जाएगा। व्हीलर जो बोले थे, व्हीलर क्या बोले थे कि आर्य जब हमला किया, आर्य का जो अटैक हुआ, तब जाके हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो सही कौन सा होगा, क्लाइमेट चेंज। जलवायु में जब परिवर्तन आया तब धीरे धीरे इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो देखते हैं लास्ट में वही लिखा होगा, फेयर एंड फेयर सर्विस, और क्या है, गुरदीप सिंह। फेयर सर्विस एक हिस्टोरियन है, गुरदीप सिंह भी एक हिस्टोरियन है। उन्होंने क्या बोला कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब क्या, जलवायु में जब परिवर्तन हुआ, तब लोगों का रहना मुश्किल हो गया, इसलिए ये सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गया, पतन के कगार पे आ गया। क्लियर, सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अच्छे डायरेक्शन में, सही दिशा में कर रहे होंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारा चीज़ आपके आसपास जो है आपको डाइवर्ट करने के लिए है, लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है। एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। हम तो आपके साथ हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, मेजर साइट्स, मतलब हड़प्पा का जो प्रमुख स्थल कौन कौन सा होगा, आप लोग तो पढ़े भी होइएगा, बिल्कुल पढ़े होइएगा। लेकिन उस पढ़ाई में और इसमें देखिए कि क्या थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा। देखिए, अब देखिए हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेजर साइट्स थे। हड़प्पा, पहला मेजर साइट्स क्या था, हड़प्पा, समझ रहे हैं ना। इसका स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर मिला है। दूसरा क्या है, ये पहला खोजा हुआ साइट है, मतलब क्या, पहला साइट है जिसका कि खोज हुआ था, समझ रहे हैं। अब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट माउंट गोमरी पाकिस्तान में है। ये कहाँ है, माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में हड़प्पा अभी वर्तमान में है। क्लियर हो गया। अब आगे क्या है, ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। अब इससे आगे इसमें लिखा हुआ है, इसका खोज कौन किया था, तो दयाराम साहनी। यहाँ क्या क्या मिला, तो विशाल अन्नागार, युग्म समाधि, मतलब क्या, विशाल अन्नागार, युग्म समाधि दयाराम साहनी खोजे थे, रावी नदी के किनारे है। और यहाँ क्या मिले हैं, गेहूं और जौ दोनों मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं, गेहूं और जौ दोनों के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। अब आगे क्या है, नटराज और मातृ देवी की मूर्ति। नटराज नटराज समझ रहे हैं ना, नटराज की मूर्ति मिली है और मातृ देवी दोनों की मूर्ति मिली है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, R33 कब्रिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, VVI है। और दूसरा क्या है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, समझ रहे हैं ना, वो वृद्धि का प्रतीक है, मतलब क्या, वो फर्टिलिटी का को इंडिकेट करता है, ये उपजाऊ है, इसीलिए इसको बनाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ये कहाँ पर मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। क्लियर, कोई दिक्कत किन्हीं को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए एक ये देखते हैं मोहनजोदड़ो, दूसरा कौन सा है, मोहनजोदारो। इसको मृतकों का टीला बोला जाता है, माउंटेन ऑफ डेड, समझ रहे हैं ना, माउंटेन ऑफ डेड, मृतकों का टीला। अब क्या है, ये सिंध प्रोविंस में है। वो किस में था, माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में था। अब ये किस में है, सिंध में। और ये इंडस रिवर के बगल में है। किस रिवर के बगल में है, इंडस रिवर के बगल में है। और इसका खोज कौन किया था, तो राखाल दास बनर्जी, समझ रहे हैं ना। ये इंडस, मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के बगल में है। और क्या है, राखाल दास बनर्जी इसको खोज किया था। इसमें असेंबली हॉल मिले हैं, सभागार मिले हैं, सभा भी करते थे लोग उस जमाने में, समझ रहे हैं ना इतना। और हम लोग क्या है, विशाल अन्नागार, समझ रहे हैं ना, विशाल अन्नागार, ग्रेनरी था बहुत ज्यादा। और स्नानागार भी था। अब क्या है, कॉपर से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, मतलब तांबा जैसे धातु से मूर्ति जो बनाया जाता था, उसका भी साक्ष्य मिला है। कहाँ पर, तो मोहनजोदारो में। और अगला क्या है, मेडिटेशन करते हुए साधु का मूर्ति मिला है, स्टैच्यू मिला है, मतलब योगा सब लोगों के लिए जरूरी है तो उस जमाने में लोग योगा जो करते थे उसका भी एक मूर्ति मिला है। कहाँ, मोहनजोदारो में।
आगे क्या है, अब देखिए लोथल। लोथल जो है गुजरात में है, अभी बताए थे ना, ये गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है और इसका खोज रंगनाथ राव किए थे। और ये बंदरगाह थे, ये क्या थे, बंदरगाह। कहाँ, इसका खोज रंगनाथ राव, भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या है ये, और ये बंदरगाह भी था, और क्या था, तो अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर किस किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, ये अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। और ये घोड़े के मूर्ति भी मिले हैं और मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। घोड़े का भी साक्ष्य मिला है और मुर्दों का नगर भी इसको कहा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आप लोग को, चलिए। और धान बाजरे का भी साक्ष्य मिला है, कहाँ मिला है, तो लोथल में। ये समझिए कि ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। और क्या है, रंगनाथ राव खोज किए थे, बंदरगाह मिलता है और इसको मुर्दों का नगर बोला जाता है। और ये अग्निकुंड भी यहाँ मिले हैं और बाकी धान बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हो गया, इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, राखी गढ़ी। ये हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और ये बिगेस्ट साइट अब तक जो खोजा गया उसमें सबसे बड़ा साइट क्या है, राखी गढ़ी है और घग्घर नदी के किनारे है। और इसका खोज जो किए थे अमरेंद्र नाथ किए थे, समझ रहे ना, इसका खोज जो किए थे अमरेंद्र नाथ किए थे। अब क्या है, चान्हू द्रो। चान्हू द्रो जो है वो भी सिंध पाकिस्तान में है और इसका आरसी मजूमदार, चान्हू द्रो का खोज कौन किए थे, तो आरसी मजूमदार। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे किसके बारे में बताया गया है, कालीबंगा, ब्लैक बेंगल, राजस्थान में हनुमानगढ़ में है। और ये अमलानंद घोष थे इनको खोजने वाले। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें इसको क्या, क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल इसको बोला जाता है, तो चान्हुद्रो को। इकोनॉमिक कैपिटल किसको बोला जाता है, चान्हुद्रो को। अभी आर्थिक इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है ना, उसी तरह से उस जमाने में इकोनॉमिक कैपिटल किसको बोला जाता था, चान्हुद्रो को। और दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल टाउन भी था, औद्योगिक शहर भी था ये। और क्या, फैशन सिटी के नाम से प्रसिद्ध था चान्हुद्रो। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक तो समझ रहे हैं ना कि कौन कौन से लोग लगाते हैं, उसी के साक्ष्य मिले हैं। ज्यादा खुश नहीं होना है, आगे पढ़िए। एक ही ऐसा शहर था जिसका किलाबंदी नहीं हुआ था, वो कौन से थे, कान्हूद्रो। समझ गए, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है धौलावीरा, ये कच्छ गुजरात में है। इसका जगपति जोशी खोज किए थे। और एक ही ऐसा टाउन है जो 3 पार्ट में डिवाइड था। और ये क्या था, स्टेडियम भी मिला है यहाँ पर क्या मिला है, स्टेडियम और जलाशय, वाटर रिजर्वायर भी, मतलब समझ रहे हैं ना। धौलावीरा कहाँ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। जगपति जोशी इसका खोज किए। एक मात्र टाउन जा था वो जो 3 पार्ट में डिवाइड था। स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम समझ रहे हैं ना, उसी तरह से स्टेडियम भी वहां पर था उस जमाने में, जलाशय भी थे। और अगला क्या है, रोपर। रोपर कहाँ पर, पंजाब में। और यज्ञदत्त शर्मा इसका खोज किए थे। और यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। क्लियर, आजकल खांसी ज्यादा हो रहा है। अगला क्या है, सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात में है। जगपति मुंशी, जगपति जोशी इसका खोज किए थे। यहाँ पर घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। क्लियर हो गया सुरकोटदा। अब रंगपुर पढ़ते हैं, अगला रंगपुर गुजरात में, रंगनाथ राव खोज किए और धान के भूसी का साक्ष्य मिला। क्लियर, समझ रहे हैं ना, ये सब याद भी करना है, समझना भी है अच्छे से। और एक बचा होगा बनवाली, चलते हैं बनवाली घूमने। हरियाणा, हरियाणा और RS बिष्ट इसका खोज किए थे। और मिट्टी का बना हुआ हल यहाँ पर मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ, कालीबंगा में। और मिट्टी का हल, हल चलाना जो था मिट्टी का था, उसका साक्ष्य कहाँ मिला है, बनवाली में मिला है। कैसा लगा क्लास आप लोग को, तो अच्छा लगा ही होगा। चलिए, तो ये देख रहे हैं ना आप लोग, इसको कीजिएगा जरूर, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिए जो अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि
थोड़ा सा प्रमोट हो। आप लोग बहुत कम दिन में 1 के तक पहुंचा दिए। उम्मीद है कि ये इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा, जिससे कि काफ़ी मदद मिलेगा आप लोग को। और सब्जेक्ट वाइज सीरीज आएगा, अभी हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, इसके बाद पॉलिटी आएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बाकी सारे सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आते जाएंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि क्या हो कि मदद मिले। और तो कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।